हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। इसकी दोस्तों एक क्लास हो चुकी है, ये है क्लास नंबर 2। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, इसके आधार पे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को करवा देता हूं, जिससे आपको पता पड़े कि भाई हाँ कि एक्चुअली में एग्जाम क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। वैसे मैं आपको बताया भी था पिछली क्लास में कि दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सा जीव कौन सी विधि से प्रजनन करता है, कौन सा जीव कौन सी विधि से करता है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बताइए, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर आप लोग बताइए। इनमें से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। असेक्सुअल यानी अलैंगिक प्रजनन आप लोगों के दोस्तों अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे बडिंग भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, ये भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। फ्रेगमेंटेशन, जिसको आप लोग विखंडन बोल लो या खंडन बोल दो, ये भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। एनसीईआरटी में फ्रेगमेंटेशन की हिंदी खंडन दी हुई है ना, तो आप लोग इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ऐसा कोई मेथड तो मैंने नहीं बताया था, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो कि मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, हाइड्रा ये जो एक एनिमल है ये तो बडिंग मेथड से करता है, या फिर दोस्तों आप लोगों को पता है ये रीजनरेशन मेथड से भी करता है। प्लेनेरिया आपका रीजनरेशन मेथड से करता है। प्लाज्मोडियम आप लोगों का मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन विधि से करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। मैंने आज ही परचेज किया है कोर्स। दोस्तों जिन्होंने अभी परचेज किया है कोई बात नहीं, आप पहली क्लास से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद या ब्रेड मोल्ड इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करता है? दोस्तों राइजोपस, जिसे आप लोग ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हो, क्योंकि आप लोग जब ब्रेड को खुले पे रखते हो तो उसमें हरा हरा सा कुछ पड़ जाता है ना, वो बेसिकली कौन सा आप लोगों का फंगस होता है? राइजोपस ही होता है। तो ये जो आप लोगों का फंगस होता है वो कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन करता है? तो आप लोग बोलोगे कौन से मेथड से? स्पोर फॉर्मेशन। याद है या भूल गए आप लोग? बताओ, है ना आपको, आई होप आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? देखिए दोस्तों, फ्रेगमेंटेशन विखंडन या खंडन एक अलैंगिक प्रजनन है। बाइनरी फिजन एक अलैंगिक प्रजनन है। बडिंग यानी मुकुलन एक अलैंगिक प्रजनन है। मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वानस्पतिक प्रवर्धन। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई कोई प्लांट होते हैं जो अपनी रूट या अपनी लीफ या अपने स्टेम से पूरा का पूरा पौधा बना लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइलम प्लांट। इसमें क्या होता है, देखिए देखिए दोस्तों, इसकी जो पत्तियां होती है ना, इस प्लांट की जो पत्तियां होती है, इस पत्ती में छोटी छोटी ऐसे कलियां जैसे कुछ उगती है ना, छोटी छोटी कलियां जैसे उगती है। तो जब पत्ती नीचे गिर जाती है, या इसका दोस्तों ये वाला पार्ट जब नीचे गिर जाता है तो पूरा का पूरा पौधा बन जाता है। यानी इस प्लांट ने अपने पत्ती से ही क्या बना दिया? नया का नया पौधा बना दिया। सिमिलरली दोस्तों आप लोगों का क्या होता है ना, कोई रूट से भी कर देता है। तो आपको मैंने बताया था दोस्तों ये मेथड आर्टिफिशियली भी हो सकता है। जैसे ये तो आप लोगों का नेचुरली मेथड है कि यार उसकी कुछ डेवलप हुआ, गिर गया, आप लोगों का नया पौधा बन गया। ये आप लोगों का आर्टिफिशियली भी हो सकता है कि आपने काट के लगा रहे हो, तो ये आर्टिफिशियली मेथड है ना। तो मैंने बताया था ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, ये आर्टिफिशियल मेथड है, ये आपके नेचुरल मेथड नहीं है ना। तो ये आप लोगों के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसे मेथड है, लेकिन आर्टिफिशियली है। तो ये एसेक्सुअल हम लोग इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि नेचुरली थोड़ी हो रहा है आप लोगों का। क्लियर है क्या? सर फिजिक्स की क्लास नहीं हुआ क्या? प्लीज बताओ दोस्तों, जब बायोलॉजी खत्म होगी तब फिजिक्स स्टार्ट होगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बताइए, इनमें से कौन सा बीजाणु निर्माण से प्रजनन करता है? ये इस बार ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था स्पोर फॉर्मेशन मेथड का एक एग्जांपल आप लोग ध्यान रखिए, एक ही एग्जांपल आप लोग याद रखोगे काम बन जाएगा। वो एग्जांपल आप लोगों का क्या है? राइजोपस है। साथ में मैंने आपको बताया था जो मैक्सिमम फंगस होते हैं ना, कवक, वो इसी विधि से प्रजनन करते हैं। अब आप लोग ऑप्शन में देखोगे यहां पर तो आपको राइजोपस नहीं दिख रहा, तो अब क्या करें हम लोग? अब क्या करें?
दोस्तों क्या आपको पता है क्या अमीबा किस मेथड से करता है? बिल्कुल सर, आपने बताया था बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन विधि से करता है। तो यार ये तो आप लोगों का आंसर होगा नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो देखिए, वैसे हम लोग, मैं आगे चल के आपको बताता, लेकिन अभी मैं बताता हूं दोस्तों। फर्न एक प्रकार का प्लांट होता है। देखो आप लोगों को लगता है प्लांट उसको बोलते हैं जिसमें है ना तना हो, पत्तियां हो, जड़। नहीं दोस्तों, कुछ प्लांट आपके कम डेवलप भी होते हैं। जैसे जितने भी एल्गी होते हैं ना, ये भी तो एक प्रकार के प्लांट है ना। तो आपके ये फर्न एक प्रकार का प्लांट है, और ये भी दोस्तों स्पोर फॉर्मेशन मेथड से ही प्रजनन करता है। तो एक एग्जाम्पल आप लोग और ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? याद रख लोगे? आ जाओ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आपके स्क्रीन पे बताइएगा, बताओ बताओ। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने कुछ पार्ट से नया पौधा बना लेते हैं। जैसे ब्रायोफाइलम अपनी लीफ से या लीफ के छोटे से पार्ट से पूरा का पूरा पौधा बन गया। जैसे आप लोग देखोगे गुलाब का पौधे की टहनी काट के कहीं पर लगा दोगे तो नया पौधा उग जाएगा, जैसे उसके स्टेम से नया पौधा बन जाएगा। तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ से ही आप लोगों का पूरा पौधा उग जाएगा। तो कौन है इसका एग्जाम्पल? अगर आपको ध्यान हो तो पिछले क्लास में मैंने आपको स्लाइड बताई थी क्या? मैंने बताया था कुछ कुछ प्लांट होते हैं अपनी जड़, उनकी जड़ काट के कहीं पर लगाओगे, है ना, उनकी जड़ों से पूरा का पूरा पौधा उग जाएगा। तो स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, क्या मैंने आप लोगों को एक ऐसा एग्जांपल दिया था क्या? बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैं एक चीज और बता देता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लैपटॉप पे क्लास देखते हैं और वो फिर परेशान होते हैं। देखो मैं आपको, मेरा उद्देश्य आपको एक चीज है, बिल्कुल हर चीज में क्रिस्टल क्लैरिटी थॉट देना। जैसे जब जिन्होंने बच्चों ने कोर्स ज्वाइन करा, मैं उनको पहले ही बता चुका हूं। जिन्होंने अभी ज्वाइन करा, मैं आपको फिर से बताता हूं दोस्तों, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। सर मेरे को कोई बुक परचेज करनी है क्या? कोई भी बुक परचेज मत करो। सर मुझे क्या आपका कोई और कोर्स लेना पड़ेगा क्या? नहीं लो। केवल जनरल साइंस फाउंडेशन पढ़ोगे, सारा काम हो जाएगा। पहली चीज क्लियर है। दूसरी दूसरी दोस्तों, आप ये क्लास है ना दो जगह देख सकते हो। एक तो वेब ऐप जो लैपटॉप पे होती है, और एक मोबाइल की जो ऐप है। मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा दोस्तों मोबाइल पे ही देखो। देखो वेब ऐप पे आपको पता है कोई सी भी कंपनी की वेब ऐप हो, उसमें काफी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। तो कभी आपकी बफरिंग करेगा, कभी दोस्तों आप लोगों का साउंड डबल आएगा, कभी क्या। तो क्यों आपको होना है यार? हमारा 3 महीने बाद एग्जाम है, 4 महीने बाद एग्जाम है, तो ऐसा पढ़ना है ना। तो मतलब सीधा हमारा कंटेंट पे फोकस और पूरा की पूरी चीज हो जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मोबाइल से आप लोग देखा करो। क्लियर है क्या? चले आगे। और जो वेब ऐप है उसमें भी कुछ समस्या आ रही है, वो 2-3 दिन में सही हो जाएगी। आप लोग मोबाइल से देखा करो। समझ में आ गई बात को? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। बताओ, निम्नलिखित विधियों में से किसका उपयोग एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है? मैंने आपको बताया था एक मेथड है ना, रिप्रोडक्शन का, बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन। क्या मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि जो आप ये मेथड जो होता है ना, इस मेथड से रिप्रोडक्शन कौन करता है? बताइए। प्रजनन कौन करता है? आप लोगों का जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक कोशिकीय आप लोगों के जीव होते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बताया था इस मेथड से दोस्तों मैं अरे बफरिंग कैसे हो रही है विकास? ये हाँ, देखो इधर आओ। अभी हो रही है। अब चेक कर लेना एक बार, 2-5 मिनट। हाँ दोस्तों, थोड़ी सी बफरिंग हो गई थी, मुझे पता है। अब वापस आप लोग जुड़ जाइए। देखिए मैं आपको वापस समझाता हूं। आप लोगों से बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है
जो कि आपका उन जीवों के द्वारा अपनाया जाता है जो कि यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। मैंने आपको बताया था दोस्तों एक मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, फिजन, यानी जिसे आप लोग हिंदी में विखंडन बोलते हैं। दो प्रकार का होता है ये, बाइनरी और मल्टीपल। तो बाइनरी फिजन ये जो मेथड होता है, इस मेथड से रिप्रोडक्शन कौन करता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव। समझ में आ गई बात को? चले आगे देखिए दोस्तों, एग्जाम में मान लो आप लोगों से दो ऑप्शन दिया जाए, एक तो दोस्तों विखंडन दिया जाए और एक दिया जाए खंडन। अब आप लोग बोलोगे पता ही नहीं क्या है। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में विखंडन किसकी इंग्लिश दी गई है? फिजन वाले मेथड की दी गई है। और खंडन किसकी दी गई है? फ्रेगमेंटेशन की दी गई है ना। तो थोड़ा सा इसका इंग्लिश आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। चले आगे आ जाओ, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। अलैंगिक प्रजनन होता है किसमें होता है? बताओ बताओ राम अवतार जी, इस नंबर पे संपर्क कर लो 7374019437। बताओ अलैंगिक प्रजनन जो होता है ना वो कौन किसमें होता है? देखिए दोस्तों, अलैंगिक प्रजनन जो होता है ना, आप लोग ध्यान रखिए, प्रजनन तो हर कोई करता है, ऐसा नहीं है सिर्फ एनिमल्स करते हैं या प्लांट करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं, फंगस भी करते हैं। दोस्तों जो ज्यादा डेवलप होते हैं वो सेक्सुअल मेथड से करते हैं और जो कम डेवलप होते हैं वो एसेक्सुअल मेथड से करते हैं। तो एसेक्सुअल मेथड से जो आपके रिप्रोडक्शन करते हैं वो कौन करते हैं? जो कम विकसित जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, वो इसी मेथड से आप लोगों की रिप्रोडक्शन करते हैं। आ गई बात समझ में? अब आगे चले, आगे चले, ठीक है दोस्तों। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बाइनरी फिजन का एक फेमस एग्जांपल दिया था, क्या? अमीबा। अमीबा इसी विधि से प्रजनन करता है। दोस्तों मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था, क्या? पैरामीशियम। बिल्कुल सर, आपने ये एग्जांपल भी दिया था। दोस्तों एक एग्जांपल और ध्यान रखिए, लीशमैनिया, ये मैं बताना भूल गया। लीशमैनिया ये भी एक सूक्ष्म जीव है। सर इस सूक्ष्म जीव के बारे में थोड़ा सा और बताइए ना। दोस्तों जब ये सूक्ष्म जीव आपकी बॉडी में आ जाता है ना, तो इससे हमको एक डिजीज हो जाती है, काला अजार डिजीज या काला अजार रोग। तो काला अजार रोग इसी सूक्ष्म जीव की वजह से होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए लीशमैनिया जो कि एक सूक्ष्म जीव है, ये किस विधि से प्रजनन करता है? ये भी आप लोगों के बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन विधि से प्रजनन करता है। चले अब आगे, हमने जो पढ़ा उसके क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो क्या? आ रहे हो? देखो सारा चीज अगर आप लोग क्लास में ध्यान से सुनोगे सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। चलिए दोस्तों, आपको जब मैंने रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन जब स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कोई भी जीव जो हर कोई प्रजनन करता है, ठीक है, अगर वो प्रजनन नहीं करेगा तो उसकी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। तो प्रजनन वो आपके दो तरीके से कर सकता है, एक तो एसेक्सुअल मेथड यानी अलैंगिक प्रजनन और एक सेक्सुअल मेथड यानी लैंगिक प्रजनन। मैंने आपको यह भी बताया था एसेक्सुअल मेथड जो होता है ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई जीव ऐसा होता है जो बडिंग मेथड से करता है, कोई जीव ऐसा होता है जो स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु निर्माण विधि से करता है, कोई जीव कैसे करता है? फ्रेगमेंटेशन मेथड यानी खंडन विधि से करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों में हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं एसेक्सुअल मेथड। अब बात है दोस्तों सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये हम लोगों को समझना है। दोस्तों बहुत जनों को लगता है कि जो ह्यूमंस होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं वो ही इस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल मेथड क्या होता है? जिसमें दो पेरेंट चाहिए होते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप पूरी तरीके से सही नहीं है। कुछ प्लांट होते हैं जो इस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो प्लांट भी होते हैं जो इस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। दोस्तों प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आप लोगों को आने वाला है। तो दोस्तों एनिमल्स आप लोग किसको बोलते हैं आपको अच्छे से पता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो ह्यूमंस होते हैं वो भी आप लोगों के एनिमल ही कहलाते हैं। चलो मैं बता दूं कि बायोलॉजी में एनिमल किसको बोला जाता है। चलो वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं फिर से बताता हूं। सर ऐसे जीव जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, सर बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ऐसे जीवों को आप लोग बोलोगे एनिमल। सर ऐसे जीव जो कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, ऐसे जीव सर जिनकी कोशिका के चारों ओर सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो ये सारी विशेषता अगर किसी में है तो ऐसे जीव को एनिमल बोलते हैं।
ये विशेषता चींटी में पाई जा रही है तो चींटी भी एक एनिमल है, ये विशेषता हमारे में पाई जा रही है तो हम भी एनिमल है। ठीक है, तो बस अभी ये ध्यान रखो ह्यूमंस भी एक प्रकार के एनिमल्स ही है। तो हम लोगों को स्पेशली जो पढ़ना है वो पढ़ना है ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन यानी मानव में प्रजनन। ह्यूमंस बच्चे पैदा कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप है, ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं। और ये बात आपको पता ही है, ह्यूमन जिस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं वो कौन सा मेथड है, सेक्सुअल मेथड है यानी लैंगिक प्रजनन है। इसका मतलब क्या है, सेक्सुअल मेथड में क्या होते हैं, कोई बता सकते हो क्या? जी सर, सेक्सुअल मेथड में पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, इसमें 2 पेरेंट चाहिए होते हैं। एसेक्सुअल मेथड जितने भी थे उसमें एक ही पेरेंट से पूरा नया जीव बन रहा था, यहां पर सर 2 पेरेंट आप लोगों को चाहिए होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। होता क्या दोस्तों, सबसे पहले मैं बेसिक बताऊं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी हुई है, ठीक है, तो एक फादर है, ठीक है, एक मतलब एक मेल मान सकते हो आप लोग, एक पुरुष मान सकते हो और एक फीमेल, ठीक है। तो बेसिकली इनको क्या करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है, बच्चा पैदा करना है, तो उसका क्या क्या स्टेप होगा वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं एक बेसिक चीज बताऊं ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों क्या होता है, फीमेल बॉडी में प्रति महीने क्या बनता है, एक एग बनता है। क्या बनता है, एग बनता है, ठीक है, ये मान लो क्या बन गया, एग बन गया। और मेल बॉडी में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। बहुत जनों को लगता है वीर्य और स्पर्म एक ही चीज है, नहीं दोस्तों। मेल बॉडी से एक जो लिक्विड बाहर आता है ड्यूरिंग सेक्स, उसे आप लोग बोलते हैं सीमेन यानी वीर्य। ये एक लिक्विड है। इस लिक्विड में दोस्तों बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे आप लोग बोलते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु। समझ में आ गई बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ड्यूरिंग सेक्स जब फीमेल बॉडी में सीमेन यानी वीर्य जाएगा, तो उस वीर्य में बहुत सारी क्या पाई जाएगी, स्पर्म यानी बहुत सारे शुक्राणु पाए जाएंगे। तो ये शुक्राणु, सारे शुक्राणु जाके क्या करेंगे, इस पे अटैक करेंगे। तो कोई एक शुक्राणु होगा तो जो उसमें जाके सबसे पहले घुस जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको भी एक शॉर्ट में बता दूं कि जब ये एग जो फीमेल बॉडी में बना, जब इस एग में स्पर्म घुस जाता है, शुक्राणु घुस जाता है, तो जैसे मान लो ये एग था, अंडा था, तो ये एग क्या हो जाता है दोस्तों, पक जाता है, थोड़ा सा पक जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया। देशी भाषा में बोलूं अंडा पक गया, ये पक गया। अब यही दोस्तों पूरे 9 महीने में पक पक के क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा बच्चा बन जाएगा, बेबी बन जाएगा। क्लियर है क्या? आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चीज क्या है, फीमेल बॉडी में जो एग बना, तो ड्यूरिंग सेक्स जब बहुत सारे स्पर्म उसमें जाएंगे, तो कोई एक स्पर्म होगा जो उसमें जाके घुस जाएगा। तो एग में जब स्पर्म मिलेगा तो फिर ये एग धीरे धीरे पकेगा 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 और 9 महीने में क्या बन जाएगा, यही पूरा का पूरा बच्चा बनेगा। क्लियर है? आ जाओ। चलिए तो दोस्तों स्टेप बताऊं, सबसे पहले स्टेप क्या है, या मैं बोलूं कौन कौन से फेजेस होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं। बिल्कुल, सबसे पहला स्टेप होता है आप लोगों का गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। सर ये गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस कुछ भी नहीं है, गैमेट का निर्माण यानी युग्मक का निर्माण। अब सर ये युग्मक क्या हो गया? देखिए दोस्तों, फीमेल बॉडी में जो एग बन रहा है उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक, और मेल बॉडी में जो स्पर्म बन रहे हैं, जो शुक्राणु बन रहे हैं, उसको बोलते हैं मेल गैमेट, नर युग्मक। सर इसको युग्मक क्यों बोल रहे हैं, सर इसको गैमेट क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखो दोस्तों, युग्मक का मतलब युग्म, जोड़ा, जो बेसिकली जुड़ने वाले हैं। तो जो एग होगा वो किससे जुड़ने वाला है, स्पर्म से जुड़ने वाला है, या मैं बोलूं स्पर्म किससे जुड़ने वाला है, एग से जुड़ने वाला है। समझ में आ गया क्या बात को? इसलिए इसके लिए जो शब्द यूज करा जाता है, युग्मक किया जाता है, इंग्लिश में गैमेट बोलता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, गैमेट का निर्माण, या मैं बोलूं युग्मक का निर्माण, या मैं और आप लोगों को बोलूं कि स्पर्म एंड एग का निर्माण। लो और सिंपल कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। क्लियर है क्या? इसके बिना कुछ हो सकता है क्या? जो एग का निर्माण होगा वो कहां पर होगा, फीमेल बॉडी में होगा, और जो स्पर्म शुक्राणु का निर्माण होगा वो कहां पर होगा, मेल बॉडी में होगा। तो सबसे पहले ये स्टेप है। क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, दूसरा स्टेप मुझे खुद बताओ कॉमन सेंस लगा के, दूसरा स्टेप क्या होगा? आपको अल्टीमेटली क्या करना है, एग को और स्पर्म को मिलाना है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, चलो फीमेल बॉडी में एग बन गया,
मेल बॉडी में क्या बन गया, स्पर्म बन गया। अब क्या उसकी बॉडी में एग बन गया, मेल की बॉडी में स्पर्म बन गया, क्या इससे बच्चा हो जाएगा क्या? नहीं, इनको मिलाना पड़ेगा ना। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, इंसेमिनेशन यानी वीर्यरोपण। वीर्यरोपण यानी सेक्स के माध्यम से मेल बॉडी में जो सीमेंट बना, वीर्य बना, उसको फीमेल बॉडी में डालना। यहां पर मैं आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों, सीमेन जो होता है, वीर्य जो होता है, वो क्या है, एक लिक्विड है, एक तरल है। इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है। इसमें क्या होता है, स्पर्म्स भी होता है, शुक्राणु इसी में होता है। तो बेसिकली इसी के माध्यम से शुक्राणु आप लोगों के फीमेल बॉडी में जाते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होगा बताओ, तीसरा स्टेप क्या होगा, एग जो फीमेल बॉडी में था उसमें जब स्पर्म गए, स्पर्म मिलेंगे। तो जब एग में स्पर्म मिलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ध्यान रखिए, फीमेल बॉडी में क्या बना, ये एग बना, कोई एक स्पर्म होगा जो उसमें जाके घुस जाएगा, है ना। बहुत सारे स्पर्म अटैक करेंगे, कोई एक स्पर्म होगा जो सबसे जल्दी जाके घुस जाएगा। तो इससे एग बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, पक जाएगा, है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, है ना। तो दोस्तों ध्यान रखोगे, जब एग में यानी अंडाणु में स्पर्म घुसता है तो जो ये एग पक जाता है ना। तो या मैं बोलूं एग और स्पर्म मिलके ये क्या बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक विशेष नाम है क्या, जायगोट। हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मनज। तो बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों मिले, तो क्या बना, जायगोट बना। तो मैं बोल सकता हूं नेक्स्ट स्टेप क्या है, जायगोट का फॉर्मेशन। हिंदी में बोलेंगे युग्मनज का निर्माण। क्लियर है, चले आगे। इसके बाद का स्टेप क्या है, आइए मैं आपको बताऊं क्या, चलिए बताता हूं दोस्तों। एक्चुअली में क्या होता है, फीमेल बॉडी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूं मैं, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूं। देखो दोस्तों, ये है ना, ये इसे बोलते हैं ओवेरी यानी अंडाशय। तो फीमेल में 2 ओवेरी पाई जाती है, 2 अंडाशय पाया जाता है। ये उनकी बॉडी का एक अंग है। जैसे भाई कान एक अंग है, नाक एक अंग है, आप लोगों का हाथ एक अंग है, वैसे ही अंडाशय एक अंग है जो कि फीमेल बॉडी में पाया जाता है। दोस्तों इस ओवेरी से क्या बनता है, एग बनता है। ठीक है दोस्तों, ये एग बनके इस ट्यूब में आ जाता है। इस ट्यूब का नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मत लो अब। तो दोस्तों जब हम लोग स्पर्म इसमें एंटर करेंगे ना, तो इसी जगह क्या होगा, इसी ट्यूब में क्या होगा, एग और स्पर्म मिल जाएंगे। यानी इसी ट्यूब में क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। अब दोस्तों बेसिकली ये जायगोट आपका डेवलप हो होके 9 महीने में क्या बनेगा, पूरा बच्चा बनेगा। तो इस बच्चे को 9 महीने का समय जो गुजारना है, वो कहां पर गुजारना है, इस यूटेरस, इस गर्भाशय नामक अंग में गुजारना है। तो ध्यान रखिए, जायगोट जो निर्माण हुआ, जायगोट अब बेसिकली कहां पर जाएगा जायगोट, ये जो यूटेरस है, जो गर्भाशय है ना, इसकी जो दीवार होगी ना, दीवार इसमें जाके चिपक जाएगा। तो उसका बेसिकली नेक्स्ट स्टेप क्या है, इम्प्लांटेशन यानी आरोपण। और उसके बाद में क्या है सर, 9 महीने का समय निकालना है। इस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन यानी गर्भकाल। तो जब पूरा वो 9 महीने का समय गुजार लेगी महीना, तो उसका जो बच्चा है वो पूरा का पूरा डेवलप हो चुका होगा। दोस्तों यहां तक समझ में आए तो प्लीज एक बार यस कमेंट करिए, बताओ। बताओ यहां तक आ गया समझ में, सारे स्टेप समझ में आ गए। चले आगे चलिए। तो सर जितने मैंने अभी आप लोगों को ओवरव्यू दिया है, ये पूरा नहीं हुआ, अभी आपको एक एक स्टेप को डिटेल में समझना होगा। चलिए दोस्तों, पहला स्टेप क्या है आप लोगों का, बताइए। पहला स्टेप था सर गैमेटोजेनेसिस, जिसे आप लोग हिंदी में युग्मक जनन बोल रहे थे। यह गैमेटोजेनेसिस क्या था सर, मेल में स्पर्म का निर्माण, फीमेल में एग का निर्माण। इसी प्रोसेस को आप लोगों ने गैमेटोजेनेसिस बोला था। ठीक है, तो बेसिकली युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस क्या है सर, कुछ भी नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। देखिए दोस्तों, एग को हम लोग ओवम के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है क्या। तो इसी प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। देखिए अगर मैं आप लोगों को बात करूं, जैसे कोई लड़का है, कोई बच्चा है, क्या बच्चे की बॉडी में स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं क्या, शुक्राणु। सर बाकियों के कमेंट नहीं दिख रहे, वहां पर ऑप्शन आता है आपके चैट में, शो ऑल कमेंट्स या केवल सेल्फ कमेंट, तो वहां से कर लो। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी बॉडी में क्या स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे क्या,
यार कुछ एज के बाद ही तो होगा। तो अगर या मैं आपको बोलूं कि कोई बच्ची है, कोई लड़की है, उसकी बॉडी में सर एग बनना शुरू हो जाएगा क्या? तो दोस्तों एक मिनिमम एज होती है, उसी के बाद में एग बनना शुरू होगा। ऐसे नहीं है कि कोई 3 साल की लड़की है उनमें एग बनना शुरू हो गया, या 2 साल का लड़का है उसमें स्पर्म बनना शुरू हो गया है। तो अगर मैं बात करूं मिनिमम आयु है ना, वो क्या है, मिनिमम एज क्या है, बेसिकली पुबर्टी। पुबर्टी का मतलब हम बोलते हैं ना इसकी पुबर्टी चल रही है, यौवन इसका यौवनारंभ इस स्थिति को बोलते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 11 से 18 साल की उम्र में लड़का हो या लड़की हो, उनमें गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी लड़के में मेल में स्पर्म और फीमेल में एग बनना शुरू हो जाएगा। अगर सर मैं आप लोगों से पूछूं कि पुरुषों में शुक्राणु बनने की अधिकतम उम्र क्या है, मतलब चलो 25 साल में बन जाएंगे, 30 में बन जाएंगे, 40 में बन जाएंगे, सर कब तक बनेंगे? तो सर जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है, 60 से 65 वर्ष है, किसमें, पुरुष में। सिमिलरली दोस्तों अगर हम लोग बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में एग बनने की जो एज है, मैक्सिमम एज है, वो कितनी है आप लोगों की, 50 ईयर, यानी 50 ईयर के बाद में उनकी बॉडी में एग नहीं बनेगा। तो जब एग ही नहीं बनेगा तो दोस्तों क्या वो बच्चा पैदा कर सकती है कि नहीं पैदा कर सकती है? क्योंकि जो एग होगा, एग में आके तो स्पर्म मिलेगा, तो एग बन ही नहीं रहा, तो बच्चा कैसे होगा? समझ में आ रही बात को? तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर है। ठीक है, क्लियर है क्या? चले आगे। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत आए प्लीज इस नंबर पे संपर्क करा करो, प्लीज मुझे क्लास में डिस्टर्ब ना करे। 7374019437, ठीक है, 7374019437, क्लियर है। और दोस्तों ये जब लास्ट बार एग बनता है ना, तो इस वाली कंडीशन को हम लोग मेनोपॉज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज चलो आगे। आई होप आपको पहला स्टेप समझ में आया होगा। दोस्तों दूसरा स्टेप क्या था, जल्दी से मुझे बताइए, दूसरा स्टेप क्या था? ये तो बन गए, दूसरा है इंसेमिनेशन यानी वीर्यरोपण। तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या है, मेल की बॉडी में जो स्पर्म बना, शुक्राणु बना, उसको फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है, इसे ही हम लोग इंसेमिनेशन यानी वीर्यरोपण के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं, क्या वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये एग है, इसमें बहुत सारे स्पर्म अटैक करेंगे, कोई एक स्पर्म होगा जो उसमें जाके घुस जाएगा। तो बेसिकली अंडाणु और शुक्राणु या अंडे और शुक्राणु का जो संलयन है, इनका जो मिलना है, इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। अब देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ये फीमेल बॉडी के ऑर्गन में बता रहा हूं। देखिए दोस्तों इस ऑर्गन का नाम क्या है, ये है ओवेरी यानी अंडाशय। देख रहे हो ना, 2 ओवेरी होती है, तो इन ओवेरी से बनता है एग ऑल्टरनेटिवली। जैसे अगर इस महीने एग इस ओवेरी से बना, तो उसके अगले महीने इससे बनेगा, फिर उसके अगले महीने इससे बनेगा, फिर उसके अगले महीने इससे बनेगा। दोस्तों जब ये एग इसमें बनेगा ना, तो एग फिर निकल के कहां पर आ जाता है, इस ट्यूब में आ जाता है। ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब का नाम, इसमें आ जाता है एग। इस ट्यूब का नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब है ना। इस ट्यूब का नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तो होता क्या है, जब सीमेन वीर्य अंदर आता है, उसमें बहुत सारे स्पर्म होते हैं। तो जो स्पर्म होते हैं ना, जिस साइड एग है ना, उस साइड आप लोगों के क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो इस एग में जब स्पर्म आके मिलेगा, इस प्रोसेस को आपने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस है कहां पर होता है, आप मुझे खुद बताओ। ये प्रोसेस हो रहा है दोस्तों इस नली में, इस ट्यूब में। इस ट्यूब का नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आप लोगों का फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस इन दी फेलोपियन ट्यूब। ये कहां पर होता है, ये वाली प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब में होती है। चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन क्या है, कुछ भी नहीं है सर, एग में जब स्पर्म घुसा, तो ये जो बना ना, ये एग पक गया, या एग में जब स्पर्म मिल गया, ये क्या आपका बना, ये जो बना उसे आप लोग बोलते हैं जाइगोट। तो दोस्तों एग में जब स्पर्म मिलता है, तो ये जो आप लोगों का स्ट्रक्चर बना, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। हिंदी में आप लोग बताइए क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। और इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलोगे, बताओ। फर्टिलाइजेशन और एग का एग और स्पर्म का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। दोस्तों एक छोटा सा मैं आप लोगों को बताऊं क्या,
बताओ। अब बीच बीच में कमेंट मत करो सर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, सर 70 साल के कैसे होते हैं, सब बता दूंगा मैं, पहले नॉर्मल प्रोसेस तो समझ लो। ठीक है, सब समझा दूंगा आप लोगों को, जुड़वा कैसे होते हैं, है ना, एक साथ 4 बच्चे कैसे होते हैं, सब बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। इधर देखो मेरी बात को दोस्तों, ध्यान रखिए, हमारी बॉडी क्या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है क्या? बिल्कुल सर। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमने हमारी बॉडी की कोई कोशिका ली, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? एक पार्ट पाया जाता है जिसे आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। दोस्तों इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे धागे जैसे ऐसे कुछ संरचना पाई जाती है जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बताइए बताइए। क्रोमोसोम बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्रोमोसोम की संख्या हर जीव में अलग अलग होती है। जैसे अगर आप लोग देखोगे, मेंढक की कोशिका में अलग होगी दोस्तों, चमगादड़ की कोशिका में अलग होगी, बंदर की कोशिका में अलग होगी, चींटी की कोशिका में अलग होगी। तो बात करी जाए दोस्तों, मानव बॉडी की जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो हमारी बॉडी की जितनी भी कोशिका है, सभी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारी बॉडी की कोई 2 ऐसी कोशिका है क्या जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 नहीं होकर 23 ही होती है? बिल्कुल। तो दोस्तों एग में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? केवल 23। स्पर्म, शुक्राणु, ये एक ऐसी कोशिका है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 23 है। तो अल्टीमेटली जब ये दोनों आप लोगों के मिलेंगे, एक मैं बोलूं, जैसे देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान समझो, ये कोशिका थी एग एक कोशिका थी, इसमें जो स्पर्म घुस रहा है, स्पर्म शुक्राणु, वो भी क्या है? कोशिका है। तो एग में जब स्पर्म घुसा और घुस के या दोनों मिलके इन्होंने क्या बनाया? जायगोट बनाया। तो कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि बेसिकली जायगोट यानी युग्मनज है क्या? एक कोशिका है या 2 कोशिका है या बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है? बताओ क्या है? बताओ बताओ बताओ। तो दोस्तों ये एग और स्पर्म, ये दोनों छोटी छोटी कोशिका मिलके एक बड़ी कोशिका बना रहे हैं। तो बेसिकली जायगोट जो है ना, युग्मक, वो एक सिंगल सेल है, एक कोशिका है, सिंगल सेल है, एक ही कोशिका है। वो समझ में आ गया क्या बात को? और आपको मैंने बताया था कोशिका में एक प्रोसेस होता है, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। तो इस कोशिका में विभाजन हो के बहुत सारी अंदर कोशिका बन जाएगी। कुछ कोशिका मिलके लीवर बना लेगी, कुछ कोशिकाएं मिलके हार्ट बना लेगी, कुछ कोशिकाएं मिलके ब्लड बना लेगी, कुछ कोशिकाएं मिलके मस्तिष्क बना लेगी। तो बेसिकली पूरा का पूरा बच्चा बन जाएगा ये आप लोगों का 9 महीने के अंदर। समझ में आ गई बात को? सर आप ओनली ग्रुप डी के ही क्वेश्चन क्यों करवाते हो? एएलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन नहीं आए क्या? भाई सारे क्वेश्चन करवाता हूं मैं। देखो एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपने यहां पर ग्रुप डी के क्वेश्चन करवाया है ना अभी जो, क्योंकि देखो अभी जो लेटेस्ट में एग्जाम हुआ है वो आपका ग्रुप डी का हुआ है। साथ में मैं एएलपी के भी कराता हूं, एनटीपीसी के भी करवाता हूं। और एक जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है, ये सेम क्वेश्चन एएलपी में भी आया है। तो मैं दोस्तों 2 क्वेश्चन ही लेके एक ही लेता हूं मैं। तो आपको सारे क्वेश्चन होंगे, आप लोग इधर पढ़ाई में ध्यान दो। समझ में आ गई क्या? ठीक है विष्णु जी, तो पढ़ाई में तो ध्यान जा नहीं रहा, इस बातों में ध्यान जा रहा है। सर आपने वो क्वेश्चन करवा दिया, सर आपने पीले की जगह नीले कलर रख दिया, नीले की जगह लाल कर दिया। ठीक है, तो इधर आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको सब होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आ गई? आ गई, बिल्कुल सर आ गई। तो जैसे मान लो ये एग है, इस एग में जब स्पर्म मिलेगा तो फिर ये देखो अंदर फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होंगे। सेल देखो, देख पा रहे हो आप लोग? ये फिर कुछ कोशिकाएं मिलके, बहुत सारी कोशिकाएं गई, कुछ मिलके लीवर बना लेगी, कुछ मिलके ब्लड बना लेगी, कुछ मिलके ब्रेन बना लेगी, ऐसा पूरा का पूरा बच्चा बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस क्या था? नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है इम्प्लांटेशन। कोई बताएगा ये प्रोसेस क्या था या भूल गए? देखो 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 प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। अब इस डायग्राम को मत देखो। स्पर्म और एग कहां पर मिले? सर इस फैलोपियन ट्यूब में मिले। यानी स्पर्म और एग मिलके क्या बनता है? जायगोट। तो अगर मैं बोलूं जायगोट का निर्माण कहां पर हुआ, आप लोग बोलोगे फैलोपियन ट्यूब में। अब दोस्तों ये जो मोटी सी बॉल है, जो जायगोट है, धीरे धीरे आके ये जो यूटेरस है ना, गर्भाशय, इसकी आंतरिक दीवारों पे चिपक जाएगा, इंप्लांट हो जाएगा। हो गया। अब जो बाकी का जो ये 9 महीने इसको जो ग्रो होना है, ग्रो होके पूरा बच्चा बनाना है, वो समय कहां पर गुजरेगा? वो यहीं पर गुजरेगा, गर्भाशय में गुजरेगा।
क्लियर है क्या? तो ये आप लोगों का जायगोट का यूटेरस गर्भाशय की आंतरिक दीवारों पे चिपकना, इस प्रोसेस का नाम ही क्या है? आप लोगों का इम्प्लांटेशन है। सचिन कुमार जी बोल रहे हैं सर फिजिक्स क्यों नहीं करा रहे हो? सचिन जी फिजिक्स नहीं करवाएंगे क्योंकि मुझे फिजिक्स आती नहीं है, केवल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ के जाना एग्जाम में, मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिजिक्स। ठीक है सचिन जी, है ना, केवल मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, फिजिक्स के लिए आपको मेरा नया कोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है सचिन जी, चले आगे। अरे यार कैसे गधों जैसी बातें करते रहते हो सर, फिजिक्स क्यों नहीं करा रहे हो? जब बायोलॉजी पूरी होगी तभी तो स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। केमिस्ट्री हम कर चुके, बायोलॉजी आपकी खत्म होने की कगार पे, जब इसकी खत्म होगी तभी तो फिजिक्स करेंगे। चले आगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस इम्प्लांटेशन प्रोसेस है क्या यहां पर। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। नेक्स्ट प्रोसेस है आप लोगों का गेस्टेशन यानी गर्भकाल। देखो ऐसा होता है, देखो बच्चा, ये वीडियो देख रहे हो, ये ग्रो हो के अभी ऐसा लग रहा है मछली जैसा, दोस्तों यही ग्रो होके क्या बनेगा? पूरा का पूरा बच्चा बनेगा। यही ग्रो होके क्या बनेगा? पूरा का पूरा बच्चा बनेगा। अब एक चीज मैं आपको बात बताऊं, एक विशेष बात, जैसे देखो ये फीमेल का क्या है? गर्भाशय है ना दोस्तों। ये मान लो ये बच्चा है, बच्चा बन गया, ये मान लो बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है ना, ये बच्चा है दोस्तों। क्या बच्चे को भोजन चाहिए? क्या बच्चे को क्या पोषक तत्व चाहिए? क्या खाना चाहिए? क्या खाना? क्या बच्चे को आप सीधा तो खिला नहीं रहे, माता खा रही है, माता से ही क्या जाएगा? बच्चे के पास में जाएगा। तो होगा क्या दोस्तों, माता के बॉडी में एक विशेष प्रकार का, जैसे आप लोग यहां पर देख लो, ये बच्चा एक विशेष प्रकार का एक पार्ट, ऑर्गन तो नहीं बोलूंगा, एक बोल दो, एक विशेष प्रकार का टिश्यू यानी उत्तक बन जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस उत्तक का नाम क्या है? प्लेसेंटा है। इस उत्तक का नाम क्या है? प्लेसेंटा है। इसी प्लेसेंटा से पोषक तत्व कहां पर जाते हैं? बच्चों के पास में जाते हैं दोस्तों। इसी प्लेसेंटा से जो ऑक्सीजन होती है बच्चे के पास में जाती है। दोस्तों एक चीज बताओ, जो बच्चा है उसमें भी तो अलग अलग प्रोसेस हो रहे होंगे, उसमें भी तो कुछ वेस्ट बन रहा होगा, जैसे हमारी बॉडी में वेस्ट बनता है, क्या बच्चे की बॉडी में भी वेस्ट बनता होगा क्या दोस्तों? इसी क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा के माध्यम से जो वेस्ट होंगे ना, इसी प्लेसेंटा के माध्यम से माता की बॉडी में चले जाते हैं। तो जब माता अपना वेस्ट निकालती है तो उस दौरान बच्चे का भी वेस्ट निकल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीजों के लिए? एक तो सर न्यूट्रिशन, पोषक तत्व प्रदान करने के लिए पहला। दूसरा क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट, बच्चे की बॉडी में जो वेस्ट बना उसको बाहर निकालने के लिए भी प्लेसेंटा का इंपॉर्टेंट योगदान है। और तीसरा क्या है? रेस्पिरेशन, श्वसन आप लोगों को पता ही है, हर कोशिका के पास में ऑक्सीजन भेजना है ना, तो ये प्रोसेस रेस्पिरेशन है ना, तो इसमें रेस्पिरेशन प्रॉपर हो, इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो प्लेसेंटा के माध्यम से ऑक्सीजन इसकी बॉडी में जाती है। क्लियर है? चले आगे। आ गया मजा दोस्तों? कंटेंट कैसा है बताओ पहले। तो ये आप लोगों का गेस्टेशन बेसिकली है क्या? ये बेसिकली आप लोगों का क्या हो जाएगा? गर्भकाल बेसिकली क्या हो जाएगा? गर्भाशय में जब ये बच्चा आप लोगों का डेवलप होगा ना, जो समय लेगा ना, उसको गर्भकाल बोलेंगे। और इस दौरान आप लोगों को पता है मैंने क्या बताया, एक प्लेसेंटा नामक ऑर्गन टिश्यू यानी उत्तक का डेवलपमेंट होता है। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने स्टेप बताए। एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, जैसे देखो फीमेल बॉडी में जो ये एग बना ना, है ना, जो ये एग बना, एग से फिर जब इसका जायगोट बनेगा, फिर ऐसे कर करके, ऐसे मतलब बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो ऐसा नहीं है एक ही बार में ये आप लोगों का हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? ये जो पूरा बच्चा बनता है ना, बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। क्लियर है? आ जाओ, चलो आ जाओ। अब दोस्तों चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए जो ये बच्चा है, इसका 9 महीने का समय हो चुका, प्रॉपर इसके ऑर्गन जो डेवलप होने चाहिए थे प्रॉपर डेवलप हो चुका, एक पूर्ण विकसित बच्चा बन चुका। अब दोस्तों अब समय है इसको बाहर निकालने का, अब समय है चाइल्ड बर्थ का, बच्चे के जन्म का। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है, जैसे मान लो बच्चे का सिर इस तरफ है, तो यहां पर ये एक दरवाजा टाइप का आप मान लो, जिसे आप लोग बोलते हैं सर्विक्स, है ना। अभी मैं आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो, जब फीमेल बॉडी के सारे ऑर्गन पढ़ेंगे। सर्विक्स यानी ग्रीवा,
क्लियर है क्या? तो जब ये आप लोगों का सर्विक्स जब खुलता है ना, तब जाके बच्चा क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, चले आगे आ जाओ। चलिए, तो आप मुझे बताइए, स्टेप समझ में आ गया? स्टेप्स आ गए समझ में? अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, फीमेल बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है जो कि इस रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। सिमिलरली फिर हम लोग बात करेंगे मेल बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे सर मेल में हो ही क्या रहा है, सारा काम तो फीमेल बॉडी में हो रहा है, पूरे 9 महीने का समय है सर वो फीमेल बॉडी में गुजारना है बच्चे को, फीमेल बॉडी में ही सर एग का निर्माण होगा, फीमेल बॉडी में ही सर फर्टिलाइजेशन होगा। सर मेल बॉडी का काम ही क्या है? सर मेल में स्पर्म ही तो बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों उस स्पर्म को बनाने के लिए, उस स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, उस स्पर्म को भी प्रॉपरली उसका मेंटेनेंस करने के लिए मेल बॉडी में भी तो बहुत सारे ऑर्गन्स है ना। तो मेल बॉडी के भी सभी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। सिमिलरली फीमेल बॉडी में भी हम लोग सारे ऑर्गन के बारे में बात करेंगे जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा प्रजनन तंत्र। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? सर फीमेल बॉडी के उन ऑर्गन्स का समूह जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, उन ऑर्गन्स के समूह को आप लोग बोलोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। ठीक है, चलिए तो समझते हैं पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिकली काम क्या है। सबसे पहला काम तो क्या है दोस्तों, एग बनाना, अंडा बनाना। बताओ, या अंडाणु बनाना। अगर एग ही नहीं बनेगा तो बात ही क्लियर है ना। तो इसका सबसे पहला काम क्या है? एग बनाना। ठीक है, ठीक है दोस्तों। दूसरा काम क्या है कि सर एग जब फर्टिलाइज हुआ है ना, ये बच्चा बना है ना, बच्चा जो बन रहा है, तो इसका प्रॉपर ध्यान रखना, इसको प्रॉपरली दोस्तों इसका ये जो विकास हो रहा है, इसका ग्रोथ हो रहा है, इसका पूरा ध्यान रखना। तो जो भी भ्रूण आप लोगों का विकास कर रहा है तो उसकी प्रॉपरली रक्षा करना, उसको पोषण प्रदान करना, ये सारा दूसरा काम है या नहीं है? बताओ बताओ। दोस्तों अभी आज क्या है, ऑल चैट वाला बंद कर रखा था, टेंशन मतलब अभी चालू कर देंगे, आप आपस में भी सबके कमेंट देख पाएंगे। ठीक है, वो इसलिए बंद किया था जैसे सारा का सारा ध्यान आप लोग सामने रख पाओ। ओके, चले आगे। चलिए आ जाओ, आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं सर, ये बताइए। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो है आप लोगों का वजाइना, जिसे हिंदी में आप लोग योनि बोलते हैं। ये योनि ही आप लोगों का वो रास्ता है, मैं आपको बताऊं, देखो ध्यान से समझो प्लीज, है ना, इसको देखो अच्छे से समझो। देखो ये डायग्राम आप लोग देख पा रहे हो, ये रहा यूटेरस, गर्भाशय। दोस्तों अल्टीमेटली आपको स्पर्म पहुंचाना है कहां तक? यहां तक। तो स्पर्म गर्भाशय से होते हुए तो इधर जाएंगे। तो बेसिकली गर्भाशय में डायरेक्ट एंट्री नहीं है, तो गर्भाशय से पहले एक रास्ता है जिसे आप लोग बोलते हैं वजाइना, योनि। ड्यूरिंग सेक्स दोस्तों स्पर्म जो रिलीज होता है वो यहीं पर होता है, फिर यहां से आगे जाते हैं। ठीक है, तो पहला आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया वजाइना यानी योनि। क्लियर है? ठीक है दोस्तों। दूसरा है यूटेरस, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। इसका काम क्या है? अभी मैंने बताया था, ये जो अंदर गर्भाशय है, इसे यहीं पर जो बच्चा होगा वो अपने 9 महीने का समय लेगा। ठीक है क्या? विच होल्ड द डेवलपिंग फीटस। फीटस किसको बोलते हैं? जब आपकी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनका 3 से 4 साल तक, 3 से 4 महीने का जो बच्चा होता है ना, 4 वीक का, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है?
ओवेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सर। ओवेरी क्या करेगी, जो ये दो ओवेरी है इन्हीं से क्या बनते हैं, एग बनते हैं, अंडे बनते हैं ना। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट ऑर्गन बताया। आइए एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं, सब करेंगे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड रुको, हाँ डायग्राम हाँ ये रहा डायग्राम। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर सभी ऑर्गन्स को मैं एक एक दर्शा देता हूं। देखो देखिए दोस्तों, ये रही ओवेरी, ठीक है, एक ये रही। तो ओवेरी आई होप आप समझ गए होंगे, अंडाशय आई होप आप समझ गए होंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसका कार्य क्या है, तो आप लोग सिंपल सा कार्य क्या बोल दोगे, एग का जो निर्माण होता है ना, अंडे का जो निर्माण होता है वो यहीं से होता है। ये ऑर्गन समझ में आ गया आपको, ठीक है दोस्तों। एग का जब निर्माण होता है, एग फिर अल्टीमेटली कहां पर चला जाता है, इस ट्यूब में चला जाता है। इस ट्यूब का नाम क्या है, इस ट्यूब का नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। इसे आप लोग हिंदी में डिंब वाहिनी भी बोलोगे, ठीक है। आई होप आपको इसका भी काम समझ में आ गया होगा। मैंने बताया भी था इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होके जो जायगोट बना वो युग्मनज बना वो बेसिकली कहां पर आ जाता है, इस जगह आ जाता है। इस वाले पार्ट को आप लोग बोलते हैं यूटेरस यानी गर्भाशय। क्लियर है क्या, चले आगे, चले आगे दोस्तों। जो यूटेरस है, यूटेरस जो है गर्भाशय, उसके जैसे ये वाला पार्ट तो आपको मैंने बताया वो क्या होता है, वजाइना होता है, योनि होता है। तो यूटेरस और वजाइना के बीच में एक बिल्कुल नैरो सा पाथ होता है, एक रास्ता होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं सर्विक्स, हिंदी में ग्रीवा, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चले आगे आ जाओ दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं सर बर्थ कंट्रोल कैसे कैसे किया जा सकता है, ठीक है। चले आगे। देखो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ये पीरियड्स वाली स्लाइड्स में ऊपर नीचे कर दी क्या, सर नहीं, पीरियड्स वाली स्लाइड्स, पीरियड्स पीरियड्स पीरियड्स, चलो कोई नहीं, पीरियड्स के बारे में मैं लास्ट में पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फीमेल बॉडी में क्या क्या होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी हम लोग बात करेंगे कि सर जो बर्थ कंट्रोल है, यानी जो गर्भ निरोधक विधियां है वो कौन कौन सी, कैसे कैसे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। क्या आपको पता है दोस्तों, इस बार ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, गर्भ निरोधक विधियां है ना, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या, अरे एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ आता नहीं है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो सर ये वाला क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आजकल लोग क्या है, अपनी हेल्थ से बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एक पढ़े लिखे हैं और आपके नजर में कोई है जो कि मान लीजिए अनवांटेड प्रेगनेंसी का शिकार हो गई, चाहे वो मतलब मान लीजिए जिन्होंने अभी भी शादी करी थी वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं हम तो 2-3 साल बाद प्लान करना चाह रहे थे, अभी हो गई, और वो कुछ गलत तरीके अपना ले। गलत तरीके अपनाने का मतलब क्या है, कुछ भी रैंडमली गोलियां खा ले या कुछ भी, तो दोस्तों वो उनके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। तो आइए आप लोगों को मैं समझाता हूं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। आ जाइए, तो दोस्तों बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली क्या है, ये एक मेथड है जो आप लोगों का इस्तेमाल होता है प्रेगनेंसी से बचने के लिए। दोस्तों बहुत सारे मेथड है, आइए एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या है कि आप अल्टीमेटली हो क्या रहा है, एग और स्पर्म मिल रहे हैं, यही तो हो रहा है। अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। तो बेसिकली स्पर्म को एग में घुसने से या स्पर्म और एग के बीच में एक कुछ रास्ता लगा दो, एक बैरियर लगा दो जिससे दोनों नहीं मिले, तो ये एक बैरियर मेथड है। तो दोस्तों बैरियर मेथड बेसिकली क्या है, आप लोगों का स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना। देखिए दोस्तों दो प्रकार से है ये, ठीक है। फीमेल बॉडी, पहले तो मैं मेल का बताता हूं, मेल से आप लोग जल्दी समझोगे। पहले तो बात करते हैं मेल में। मेल में यूज किया जा सकता है कॉन्डोम का। तो अगर जो पुरुष है, जैसे मान लीजिए ये उनका दोस्तों क्या बोलते हैं पेनिस है, तो अगर उसके ऊपर वो ये कॉन्डोम पहन ले तो जो स्पर्म, बेसिकली स्पर्म यहीं से तो निकलेगा, स्पर्म यहीं से तो निकलेगा, तो स्पर्म निकल के आगे जाएंगे नहीं, यहीं पर आप लोगों के कलेक्ट हो जाएंगे। तो
तो ये आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, कॉन्डोम जो है वो एक कौन सा मेथड है? ऑप्शन नंबर ए बैरियर मेथड, ऑप्शन नंबर बी हार्मोनल मेथड, ऑप्शन नंबर सी सर्जिकल मेथड। तो एक बैरियर मेथड है। सिमिलरली दोस्तों फीमेल जो होती है ना, फीमेल भी अपने जो वजाइना है वहां पर कुछ ये पार्ट्स रख सकती है। जैसे कॉन्डोम लगाए जाते हैं वैसे होता है दोस्तों एक स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज बेसिकली आपने लगा दिया तो वो स्पर्म को आगे जाने से रोक देगा। एक ये कॉन्ट्रासेप्टिव डायफ्राम होता है, इस टाइप का है ना, एक रबर टाइप का आता है जो कि स्पर्म को आगे घुसने से रोकता है। एक सर्वाइकल कैप जो कि जैसे ये फीमेल बॉडी के है ना, तो इनके यहां पर रखी जाती है जिससे स्पर्म अंदर एंटर नहीं करे। ठीक है, ये आप लोग कुछ पार्ट्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हार्मोनल मेथड। दोस्तों हार्मोनल मेथड क्या है? देखो मैं आप लोगों को समझाऊं। देखो जैसे आप मुझे एक छोटी चीज बताओ, हमारी सबकी बॉडी में क्या बनते हैं? अलग अलग हार्मोन बनते हैं, सबका अलग अलग कार्य है। जैसे मान लीजिए फीमेल बॉडी में एग के निर्माण के लिए भी तो कुछ ना कुछ हार्मोन बनते होंगे। उन हार्मोन का कार्य होगा एग का निर्माण हो। बताओ सही बोल रहा हूं क्या? लेकिन मान लीजिए फीमेल कुछ ऐसी टैबलेट खा ले जिनसे उन हार्मोन का निर्माण ही नहीं हो जो कि एग बनाते हैं, तो क्या एग बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। या मैं बोलूं कुछ ऐसा हो जाए कि है ना, समझ लो बात को, अलग अलग वो, तो ऐसे मेथड को आप लोग बोलते हैं हार्मोनल मेथड। बेसिकली हार्मोनल मेथड में क्या होती है, कुछ टैबलेट्स होती है, इन टैबलेट्स में कुछ हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन दोस्तों प्रेगनेंसी से बचाते हैं। देखिए जो पिल्स आती है, जो गोलियां आती है, उसमें क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं। कुछ आप लोगों के ऐसे होते हैं जिसमें दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और कुछ आप लोगों के ऐसी टैबलेट होती है जिसमें केवल एक ही हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये प्रेगनेंसी से बचाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाओ। तो ये दोनों ही गोलियां क्या करती है, ओव्यूलेशन को रोकती है, अंडोत्सर्जन को। अंडोत्सर्जन को रोकने का मतलब है अंडे के निर्माण को रोकती है। तो अंडा जब बनेगा ही नहीं तो स्पर्म अंदर एंटर भी कर गया तो किससे जाके मिलेगा? ठीक है, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट मेथड है आप लोगों का इंट्रायूटेरिन डिवाइस। दोस्तों ये मेथड क्या है, आप मुझे खुद बताओ। इंट्रायूटेरिन डिवाइस दोस्तों ये मेथड में क्या है, जो यूटेरस होती है, जो गर्भाशय होता है, उसके अंदर कुछ आप डिवाइस रख दो जिससे अगर स्पर्म अंदर एंटर करे ना तो वो उसको वहीं पर उसकी शक्तियां खत्म कर दे या कुछ भी ऐसा कर दे। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखो, जैसे क्या आप लोगों ने कोई है यहां पर जिसने नाम सुना हो कॉपर टी का? कॉपर टी क्या एक डिवाइस का नाम सुना है? देखो मेरे हिसाब से आई थिंक आप सभी 22 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 30 साल, 32 साल इस उम्र के हैं, तो आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने किसी और से सुना हो सकता है आपने खुद से सुना हो, आपने यूज करा हो कभी, है ना, तो कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो कॉपर टी ये भी एक इंट्रायूटेरिन डिवाइस है। इसका मतलब ये यूटेरस में रखी जाती है। सर इसका नाम कॉपर टी क्यों है? क्योंकि टी तो इसलिए है क्योंकि इसका शेप टी जैसा है। कॉपर टी इसके लिए है क्योंकि इसमें क्या होती है, कॉपर की बहुत कॉपर आयंस होते हैं इसमें ना, मतलब आप मान लो कॉपर के वायर है, ये मान लो आप। ठीक है, ठीक है, तो ये रखी जाती है अंदर। अब क्या होता है, अगर स्पर्म अंदर एंटर करे ना तो ये जो कॉपर टी से क्या निकलते हैं, कॉपर के आयन निकलते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पर्म की शक्ति को कम कर देते हैं या स्पर्म की बिल्कुल मोटिलिटी को बिल्कुल खत्म करते हैं। मोटिलिटी का मतलब है जैसे ये स्पर्म आगे जा ही नहीं पाएंगे, आगे जा ही नहीं पाएंगे तो एग से मिलेंगे कैसे? तो एक डिवाइस है जिसका नाम है इंट्रायूटेरिन डिवाइस। क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट आप लोग, सर कुछ और डिवाइस भी है क्या? जैसे एक तो मैंने आपको बताया कॉपर टी, एक होता है हार्मोनल इंट्रायूटेरिन डिवाइस। दोस्तों इससे क्या होता है, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो कि स्पर्म की शक्ति को खत्म कर देते हैं, स्पर्म को आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस है। चलिए आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रेगनेंसी से बचने का मेथड है, वो है फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड, प्रजनन जागरूकता पद्धति। दोस्तों सरकार के द्वारा अलग अलग स्कूलों में कुछ कैंप लगाए जाए जहां पर समझाया जाए कि दोस्तों ऐसे आप लोगों की प्रेगनेंसी हो सकती है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये सबसे बेस्ट मेथड है जन जागरूकता कि ऐसे करे ऐसे ना करे। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों सर्जिकल मेथड। सर्जरी मेथड का मतलब है आप लोग सर्जरी करवा के अब इस प्रकार का आप लोग अपना सॉल्यूशन कर रहे हो कि प्रेगनेंसी ना हो। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, देखो देखो क्या होता है दोस्तों, फीमेल बॉडी में जो एग बनता है कहां पर बनता है, ओवेरी में बनता है। और बेसिकली एग बन के कहां पर आ जाता है, इस ट्यूब में आ जाता है। दोस्तों स्पर्म जब अंदर एंटर करते हैं तो स्पर्म और एग कहां पर मिलते हैं, इस ट्यूब में मिलते हैं। दोस्तों अगर इस ट्यूब को मैं बांध दूं
तो स्पर्म आगे आ ही नहीं पाएगा, स्पर्म आगे आ ही नहीं पाएगा, एग से मिल ही नहीं पाएगा। तो यहां पर क्या होता है, इसको बोलते हैं नसबंदी, महिला नसबंदी। महिला नसबंदी में क्या है, ये जो ट्यूब है ना, इसको आपने बांध दिया टाइट, जिससे स्पर्म अंदर आप लोगों का जाए नहीं। सिमिलरली दोस्तों मेल बॉडी में क्या होता है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। मेल में दोस्तों टेस्टिज, वृषण से स्पर्म बनता है, जो कि आगे एक नली से जाता है। तो ये जो नली का नाम है वो है वास डिफरेंस। दोस्तों अगर ये काट दी जाए तो स्पर्म आगे जाएंगे नहीं, यानी बाहर जो लिक्विड निकलेगा उसमें स्पर्म होंगे नहीं, इसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सर्जिकल मेथड बेसिकली सबसे इफेक्टिव है, मतलब किसी ने सर्जरी करवा ली तो हो ही नहीं सकता दोस्तों कि वो फिर प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। तो बस एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, महिला नसबंदी जो होती है ना, उसको आप लोग ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को आपने क्या कर दिया, बांध दिया। और जो पुरुष नसबंदी होती है उसको वेसेक्टोमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर आगे हम लोग करेंगे। और आप लोगों का कल और परसों, मतलब 2 दिन में ये चैप्टर आपका हो जाएगा। अभी तो प्लांट्स में भी पढ़ेंगे क्या होता है। सर जिनको कुछ लोगों को बेबी नहीं होता है, लोगों को हार्मोन में क्या प्रॉब्लम, सब बातें करेंगे, टेंशन मत लो भी, है ना। पहले इसको अच्छे से समझो, फीमेल मेल बॉडी के भी सारे पार्ट्स को समझे सब, फिर मैं आपको प्रेगनेंसी वगैरह सब बताऊंगा, ये सॉरी पीरियड्स वगैरह। क्लियर है क्या? चलिए, थैंक यू सो मच। हर चीज बात करेंगे, पीरियड्स कैसे होते हैं, आप लोगों की प्रेगनेंसी होने का बेस्ट आपका समय क्या है, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।